इनके बारे में सबको पता है कि वो वहाँ पर हैं, लेकिन उनको है वो डिस्पोजल नहीं हो पा रही, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो लैंड है इसको वो किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। और वो सोमवार को ये कमेटी मिलेगी और अगली कैबिनेट मीटिंग में ये लिस्ट पेश करेगी उन 100-150 प्रॉपर्टीज़ की, 150 के करीब प्रॉपर्टीज़ की, जो कि प्राइम जगह हैं जिनको हम शुरू करना चाह रहे हैं कि उनको जो है वो प्राइवेटाइज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की वैकेंसीज का इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले जो जजेस की तादाद थी वो 6+1 थी, यानी 6 जजेस थे और 1 चीफ जस्टिस साहब थे। अब इसमें 9 जजेस होंगे और 1 चीफ जस्टिस जो है वो होंगे। एक और अहम फैसला जो किया गया है वो पॉवर्टी एलिविएशन को लेकर के किया गया है। पॉवर्टी एलिविएशन इस गवर्नमेंट का एक प्राइम प्रोग्राम है, जैसा कि आपको मालूम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें कि तमाम जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बहुत कंसर्न है, गरीब तरीन लोगों के बारे में उनकी कंसर्न है, और उसको वो चाहते हैं कि हम ऐसे इक़दाम करें कि लोग गुर्बत से बाहर निकल सकें। और उसके लिए एग्जिस्टिंग इस वक्त जो स्कीम्स हैं उनमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी बिस्प, पाकिस्तान बैतुल माल, ज़कात उशर डेवलपमेंट, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, वर्कर्स वेलफेयर फंड, पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। इसके साथ साथ जो प्रोविंशियल चल रहे हैं उनमें पंजाब बैतुल माल, ज़कात उशर डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, प्रोविंशियल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आपको मालूम है रूरल सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो अपने प्रोग्राम चला रहे हैं। अब हमने ये किया है कि इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को ये जो फोकस्ड हैं सोशल प्रोग्राम्स के ऊपर और पॉवर्टी एलिविएशन के ऊपर, इनको हमने एक कमेटी में ले आए हैं और पॉवर्टी एलिविएशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम की गई है, जिसकी सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर होंगी। और डॉक्टर सानिया इन तमाम महकमों के साथ कोऑर्डिनेट करके एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम जो है वो हम ले करके आएंगे, जिसका जो बुनियादी मकसद है वो ये होगा कि हम जो एक पूरा जो गरीब तरीन लोग हैं, हो ये रहा है कि बैतुल माल भी फंडिंग कर रहा है, ज़कात भी फंडिंग कर रहा है, बिस्प भी पैसे दे रहा है और भी दे रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका कोई इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार नहीं है। लिहाजा इन तमाम को इकट्ठा करके, और डॉक्टर सानिया जो है उनको ये रिक्वेस्ट की गई है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए सूबों की और इन तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं उनकी, ताकि एक इफ़ेक्टिव तरीका जो है वो नज़र आ सके। इसके साथ एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी जो है वो अबॉलिश कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है ऑन दी टेम्प्रेरी इम्पोर्ट ऑफ मेजर इक्विपमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग वेल्स। ऑफशोर में जो ड्रिलिंग होती है उसमें जो मशीनरी है, आपको मालूम है कि बहुत हैवी मशीनरी उसमें आती है और वो बहुत महंगी मशीनरी है, उसके ऊपर ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा है। अब हमारा इंटरेस्ट ये है पाकिस्तान का कि इन्वेस्टर आए और हमारे यहाँ तेल में, गैस में इन्वेस्टमेंट करें, एक्सप्लोरेशन करें, और उस मकसद के लिए जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा है। कोशिश जो हमारी हुकूमत का एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक जो अंडरलाइन पॉलिसी है वो ये है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से जो कमाई होगी वो टैक्स होगी। लिहाजा ताकि इससे एक एफर्ट ये है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े, इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको जो है वो ज़्यादा जो है वो उसको इंकरेजमेंट मिले, और उसके लिए जो है वो हम इसको कर रहे हैं। और यही भी जो हमारा एक कोशिश है जो कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने की, वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है उससे हमें उम्मीद है कि इसको फ़ायदा होगा। कराची का जैसा कि आपको मालूम है कि जो मैंडेट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि कराची में जो लोगों की महरूमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम अपना हिस्सा और हम अपना किरदार अदा करें। और उसकी वजह यह भी है कि कराची पाकिस्तान का एक मुआशी कैपिटल है, हमारा इकनॉमिक हब है,
और ज़रूरी है कि कराची में डेवलपमेंट एक्टिविटी हो। अब कराची में डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जाहिर है कि हम ओमनी ग्रुप पे तो नहीं भरोसा कर सकते। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि आप पैसे दे दें मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी को और पता चले कि वो पैसे बाद में दुबई में बरामद होंगे, वो पैसे दोबारा लंदन में बरामद होंगे। तो फिर उसके लिए हमने ये तरीकाकार सोचा कि अपने पैसे जो हैं, जो वफाक जो है, जो एडिशनल पैसे कराची के लिए और सिंध के लिए कुछ जनरेट करेगा, क्योंकि सिंध के जो पैसे हैं वो तो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि किस तरह जो 2000 अरब रुपया जो सिंध के ऊपर लगना चाहिए था, जो सिंधी अवाम का हक था कि उनके ऊपर खर्च हो, बदकिस्मती से वो ओमनी ग्रुप के ज़रिए और बाकी जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ज़रिए वो पैसा तो दुबई और लंदन में खर्च हुआ और लोगों के महलात ख़रीदने के ऊपर खर्च हुआ, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्च हुआ, उनकी ज़िंदगियों की मेंटेनेंस खर्च करने के ऊपर खर्च हुआ, लोगों को प्राइवेट जेट्स के ऊपर जो है वो आने जाने के किरायों के ऊपर खर्च हुआ। अब वो लोग तहरीक चलाने की बात करते हैं जो ज़िंदगी में कमर्शियल फ़्लाइट पे लाहौर से कराची नहीं आते, वो कहते हैं हम तहरीकें चलाएंगे। तहरीक नज़रिए के ऊपर चलती है। जो लोग रात को नरमो गुदाज बिस्तर पे जिनको नींद नहीं आई, उनको जेल की चटाइयों पे कहाँ नींद आएगी। लिहाजा ये धमकियाँ तो ना ही दें और अपने जो केसेस हैं उनकी ऊपर तवज्जो दें। और उम्मीद यही है, सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि कहा है कि इसके ऊपर GIT के ऊपर बात नहीं करनी है, हम बात नहीं कर रहे, लेकिन कच्चा चट्ठा तो सबको पता है, जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। पीपल्स पार्टी ही के 4-5 लोग हैं, उनको ही नहीं पता, वरना सिंध के पूरे लोगों को पता है क्या हुआ। एक एक बच्चे को भी पता है, जब कोई बच्चा जो है वो उसको पीने का पानी नहीं मिलता, जब थर में जो माएँ हैं जब वो बच्चों को पैदा करती हैं और वो बच्चे ज़िंदा नहीं रह पाते, उनको अच्छी तरह पता है पैसा किधर गया। इसलिए किसी की बददुआएं हैं जो इनको ले डूबी हैं, वरना जिस तरह का निज़ाम सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था वो तो नहीं, उसको तो कोई ख़तरा दरपेश नहीं था। ये तो किसी माँ की दुआई है, बददुआई है जो इनको ले डूबी है। बहरहाल ये एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो कराची में बनाई गई है, उसमें तमाम जो हमारे MNAs हैं और वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन शमीम नकवी साहब हैं, आफ्ताब सदीकी साहब हैं, ये इमरान इस्माइल साहब जो हैं गवर्नर सिंध जो हैं वो इसके कन्वीनियर होंगे, अली जैदी साहब हैं, वोडा साहब हैं, फैसल सब्ज़ वारी हैं, नजीब हारून साहब हैं, खुरम शेर जमान हैं, नईम भट्ट हैं, और इसमें जो बाकी हमारे MNAs MPs के हैं वो शामिल हैं। और ये सारे लोग जो हैं ये कोशिश करेंगे कि एक कराची को एलिविएशन का जो मामला है वो उसको उठाया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो एक FC की जो रेज़ होनी है, FC हेडक्वार्टर रेज़ होना है बलूचिस्तान में, साउथ और नॉर्थ में, उसके लिए आज जो काबीना ने एक इनिशियल ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 55 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इनिशियल उसकी जो तकरीबन 2.81 बिलियन रुपीस की जो मंजूरी है वो आज काबीना ने दी है। ये हमारे लिए बड़ी कह लीजिए कि तकलीफ दह बात है। हमारा जो जवान इस वक्त सियाचिन के ऊपर, इस शदीद सर्दी में सियाचिन के ऊपर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, या बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के ऊपर जो इस वक्त वतन की खिदमत कर रहा है, जिस किस्म की सहूलतें हमें उनको देनी चाहिए, हम अपनी मईशत की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी वजह से उनको नहीं दे पाते। उनके पास जो एक मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उस तरह की जो एक मॉडर्न रहने की सहूलतें हैं वो हम नहीं दे पाते। और उसकी बड़ी वजह ज़ाहिर है बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन उनमें जब आप लंदन में, जब क़यादत लंदन में, दुबई में महलात बनाने शुरू कर दे तो जाहिर है कि फिर उनको वो सहूलतें जो हैं वो नहीं मिल सकती। लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की है कि इस सारे मामले में जो कुछ ना कुछ जो है वो दिया जा सके। 130 मिलियन यूरोज़ का एक लोन जो है वो अप्रूव किया गया है, जिससे कि जो पेशावर BRT का जो अगला हिस्सा है जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर चमकनी से आगे का जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद ये पेशावर का जो एक कह लीजिए कि दिस विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब इन द कंट्री, जहाँ पर तमाम जो आपकी जो
ट्रेन है, आपका जो बस है, जो तमाम है वो उससे चलेंगे। गुड़ का मेरा ख्याल है गुड़ का मैं मिस करेगा। गुड़ जो है, गुड़ की बरामद के ऊपर पाबंदी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गई है। पाबंदी उस तरह की थी भी नहीं, लेकिन अफगानिस्तान में ये हुआ था कि हमारी जो गुड़ की प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर केपी से अफगानिस्तान जाती थी। उसके ऊपर ड्यूटी थी, पहले 5% थी, अफगानिस्तान ने उसको बढ़ा के 20% कर दिया, जिसकी वजह से हमारी गुड़ की प्रोडक्शन जो है उसको इफ़ेक्ट आई। अब हमारे अफगानिस्तान से जो बातचीत हुई है उसके नतीजे में गुड़ के ऊपर जो ड्यूटी है वो 2.5% कर दी गई है। लिहाजा अब जो गुड़ है वो दोबारा बाँट जाना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ काबीना ने यह हदायत की है सूबों को कि वो जो गुड़ की प्रोडक्शन है उसके हवाले से इनकरेजिंग पॉलिसीज़ लें, और जो किसान अपने जो एक तरफ तो ज़ाहिर मिलें, किसान को जो है वो शुगर मिलें जो है वो किसान को स्क्वीज़ कर रही हैं कि उसको वो पैसे पूरे नहीं देती। ऊपर से आपने गुड़ के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि आप नहीं बना सकते। लिहाजा वफाकी काबीना ने ये बेहतर समझा है कि जो गुड़ की प्रोडक्शन है और गुड़ की एक्सपोर्ट है, इसके ऊपर से ना सिर्फ ये कि पाबंदियाँ हटाई जाएँ बल्कि आसानियाँ पैदा की जाएँ, और किसान जो है वो अपनी जो प्रोडक्शन उस गुड़ बनाने के लिए जो मशीनरी है वो भी बरामद कर सकेगा, और ये प्रोडक्शन जो है वो जारी होगी। जनाब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। काबीना के होने वाले इजलास के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि आज काबीना के इजलास में 172 अफराद के नाम के हवाले से जायज़ा लिए जाने पर फैसला किया गया है। जिस तरह इसाकदार मुल्क से फ़रार हुए, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा वाक़या दोबारा हो। ECL रिव्यू कमेटी के पास ये नाम भेजे जाएंगे और फ़र्दन इन नामों को चेक किया जाएगा, उनकी तफसीलात का जायज़ा लिया जाएगा। जबकि उनका ये कहना था कि गैर इस्तेमाल शुदा रकबे को इस्तेमाल में लाने के लिए प्लानिंग भी की गई है, और उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि बाहर से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आएँ और तेल और गैस की तलाश में जो है वो इन्वेस्ट करें। और उनका ये कहना था कि काबीना इजलास में ये फैसला भी किया गया है कि कराची के लोगों की महरूमियाँ दूर करेंगे।